तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के यूपी ट्रिपल एससी पीटी टेस्ट सीरीज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे अटेम्प्ट टेस्ट नंबर 5 को। और देखिए, जो सभी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बेस्ट एमसीक्यूज हैं उसमें पहला प्रश्न क्या है? भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन ये किस शहर में किया गया है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। सही आंसर इसका क्या होगा? पुणे, देहरादून, अहमदाबाद और नागपुर में। सही ऑप्शन इसका डी है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में नया शुरू किया गया मंत्रालय है? नया वाला मंत्रालय कौन सा बना है? ये बना है सहकारिता मंत्रालय। अच्छा, ये बताओ कि सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये वही है जो हमारे गृह मंत्री हैं, यानी कि अमित शाह जी। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और किस मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है नामक जागरूकता अभियान को शुरू किया है? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और भी आ सकता है कि जान है तो जहान है, ये जो जागरूकता अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो योगा डे पर हुई थी। योगा डे कब मनाया गया था? ये 21 जून को मनाया गया था और इसकी शुरुआत की गई है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी, आपको याद रखना होगा। और यूपी में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूपी में इसकी शुरुआत हुई थी रामपुर से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। सार्वजनिक उद्यम विभाग जो अब तक भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था, उसको स्थानांतरित कर किस मंत्रालय के दायरे में लाया गया है? तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था सार्वजनिक उद्यम विभाग, अब ये आएगा वित्त मंत्रालय में। तो ऑप्शन डी, हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, याद रखना। अंकटाड द्वारा जारी किए गए विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकटाड के बारे में भी आप जानते होंगे, UNCTAD, इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म। और 2020 में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत की रैंक है वो 5th है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है अमेरिका, USA। ठीक है, और इसने कुल कितना जो है प्राप्त किया था? $156 बिलियन का FDI प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर चाइना है। ठीक है, तो चाइना ने कितना प्राप्त किया था? तो ये है $149 बिलियन। तीसरे स्थान पर आता है कौन सा? हांगकांग आता है। और चौथे स्थान पर आएगा सिंगापुर। 5वें स्थान पर है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने कुल कितना जो है, कितने बिलियन डॉलर FDI को प्राप्त किया है? तो ये है कुल मिला के $64 बिलियन, याद रखना इसको भी। तो यहाँ पर भारत जो है वो क्रम में 5वें स्थान पर है। अच्छा, 2019 में भारत किस स्थान पर था? तो 2019 में भारत जो था वो 8वें स्थान पर था। तो इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। किस संस्थान द्वारा संकलित वर्ष 2021 के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने 63 देशों के बीच 43वें स्थान पर अपनी रैंक बरकरार रखी है? देखो, जो क्वेश्चन होते थे पहले सीधे सीधे पूछे जाते थे, लेकिन अब प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। बात यहाँ पर हो रही है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। और ये जो इंडेक्स है इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है IMD। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत की रैंक इसमें कितनी है? तो भारत की रैंक है इसमें 43rd। ठीक है, और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन ब्रिक्स कंट्रीज में भारत की रैंक क्या है? तो इन जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इसमें अगर देखा जाए तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना पहले स्थान पर है, उसके बाद इंडिया आता है, फिर आता है रूस, फिर आता है ब्राज़ील और फिर आता है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? अच्छा, ये बता दो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो ये है आइसलैंड। मैंने आपको बताया था, आइस मतलब बर्फ, बर्फ मतलब बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद मतलब शांति। तो आइसलैंड पहले स्थान पर है और आइसलैंड पिछले कई वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 135 है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी सम्मेलन 2021 किस भारतीय संस्थान में आयोजित किया गया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी सम्मेलन 2021 ये अभी कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखो, इसका जो आयोजन हुआ था ये IIT बॉम्बे में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो देखो 1613 में जहांगीर ने अधिकृत किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जेम्स प्रथम था। और जेम्स प्रथम ने जब देखा कि यहाँ पर मतलब सूरत में कारखाना लगाने को अनुमति मिल गई है तो वो लोग मोटिवेट हो गए, और उन्होंने 1615 में सर टॉमस रो को सीधे उन्होंने जहांगीर के दरबार में ही भेज दिया था कि कुछ और कंपनियां हम लगाएंगे, उसके बारे में भी अनुमति दी जाए, तो आओ बातचीत कर लेते हैं। तो ये चीज़ थी। तो 9 का सही आंसर डी होगा। ये बताओ कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किसका शासन था? किस वंश का शासन था? तो उस समय कन्नौज पर शासन था किसका? जयचंद का शासन था। और जयचंद जो था ये गहरवाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। 1170 से लेकर 1194 तक जयचंद ने शासन किया था, काफ़ी लंबा शासन किया, लेकिन बस यही अंतिम शासक भी था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अब बताओ कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनका नाम क्या था? तो देखो यहाँ पर जो विकल्प हैं उसमें आप दिनार पर जाके फोकस करना। दिनार कहा जाता था स्वर्ण मुद्राओं को। अच्छा, जो चांदी के सिक्के होते थे यानी कि जो रजत मुद्रा होती थी उसको क्या कहते थे? तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे रूपक। ठीक है, ये भी याद रखना। संलेखना से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में आने वाला टर्म है संलेखना। संलेखना को एक नाम से और जाना जाता है, संथारा नाम से। जैसा कि आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम समय में लगभग 12 वर्ष तक का एक बहुत ही लंबा अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो काफ़ी व्यथित हो गया और उसने संलेखना विधि से ही यानी कि संथारा विधि से ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, मैसूर में गए थे वो, श्रवणबेलगोला नामक स्थान था, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और राजपाट जो था वो अपने बच्चे को, अपने पुत्र को उन्होंने सौंप दिया था। तो संलेखना क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग देना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए थे वो 1991 में शुरू हुए थे। उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ये थे। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने ही आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, तो मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किससे? कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? तो सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर सही है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि गांव में आप चले जाओ तो वहाँ पर जब तक खेती किसानी का काम होता रहता है, जैसे कि फसलों की बुआई शुरू हो रही है, कटाई शुरू हो रही है, तो उस समय मजदूरों के पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन बीच में जब फसलें जो होती हैं वो लग जाती हैं तो लगभग बीच में एक ऐसा समय भी आता है कि उस समय कोई काम नहीं होता, तो मतलब बेरोजगारी उस समय क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखी जाती है। आज का अंतिम प्रश्न होगा कि किस उत्पाद को हरित स्वर्ण कहा जाता है? यहाँ पर किस फसल को हरित स्वर्ण कहते हैं आप? तो देखो, जो बांस होता है ना, इसको हरित स्वर्ण कहा जाता है क्योंकि बांस से किसान जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आपको याद होगा कि एक राष्ट्रीय बांस मिशन भी शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2017-18 के बजट में, जिसके लिए कुल 1200 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया था। तो राष्ट्रीय बांस मिशन ये 2017-18 में शुरू हुआ था, 2017-18 के बजट में। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, बांस। और अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, बताओ कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न या फिर प्रति व्यक्ति आय? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मैंने इसको आंसर कर रखा है। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ई बुक्स वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली सर्च करना चाहते हो तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख के सर्च कर लेना, चैनल मिल जाएगा और उसको क्या करना, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही हमें जो मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो चलती रहे और भी शानदार प्रश्नों और अधिक प्रश्नों के साथ। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।